नमस्कार। कार्यक्रम उजाले की ओर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मनीषा चौहान आज आपके साथ, और आज हम बात है जो हम करेंगे कि स्वच्छता जो हमारे जीवन के लिए बहुत अहम पहलू है हमारा, और स्वच्छता कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन में, और स्वास्थ्य हमारा और स्वच्छता कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इन सब पे आज हम बातचीत करेंगे। और आज हम बातचीत करने वाले हैं स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी। बिल्कुल, सरकार तो अपने प्रयास कर ही रही है, बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है स्वच्छता को लेकर, लेकिन जब तक हम सभी इसमें मिलकर अपना योगदान नहीं देंगे, जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक ये अभियान, ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। तो ज़रूरी है हम सब इसमें अपनी जिम्मेदारी उठाएं। और ये जो आज विषय है स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ पधारे हैं मुरारी लाल शर्मा जी। आप संयुक्त निदेशक हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुरारी लाल जी। और इस साथ साथ पधारे हैं वीरेंद्र सिंह जी, आप जल एवं स्वच्छता विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी। तो जैसे कि बात स्वच्छता की चल रही है, तो पहले हम इसके महत्व को जानेंगे कि हमारे जीवन में स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है। मुरारी जी। जी मनीषा जी, स्वच्छता का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जैसा कि आपने बताया, स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये मनुष्य के जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि स्वच्छता नहीं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और तरह तरह की बीमारियों से मानव जीवन ग्रसित होगा। जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार और राज्य सरकार इसको लेके बहुत सावचेत है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इसको लेके बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं और इसके तहत हमारा विभाग है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जो निदेशालय है, वो इसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है। जी, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है स्वच्छता को लेकर। हम अगर निजी स्वच्छता की बात करें तो हर एक इंसान समझता है कि हमें नहाना धोना चाहिए, हमें अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो सामुदायिक स्वच्छता है उस पर ध्यान थोड़ा कम ही रहता है। तो सामुदायिक स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई, वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आज़ादी के बाद से जो स्वच्छता को लेकर सरकार की सोच थी, तो वो सामुदायिक स्वच्छता के अंतर्गत ही बातें आती थी। मूलतः दो काम करते थे शुरुआत के दिनों में, सड़कों की साफ़ सफाई और नालियों की साफ़ सफाई। लेकिन उत्तरोत्तर जैसे जैसे योजनाएं आगे बढ़ी और पंचवर्षीय योजना से निकल के आज के दौर में हम लोग आए, तो यहाँ आने के बाद में काफ़ी बदलाव आ गया और सामुदायिक स्वच्छता पे काफ़ी सारा जोर दिया गया। जब इसका नाम स्वच्छ भारत मिशन के पहले निर्मल भारत अभियान था और संपूर्ण स्वच्छता अभियान था, तो उस समय सामुदायिक स्वच्छता पे भी काफ़ी जोर था और एक कंपोनेंट था बाकायदा। तो उसमें ये थी कि चलो ठीक है, व्यक्ति अपने घरों के स्तर पे, खुद के स्तर पे साफ़ सफाई तो कर लेगा, लेकिन जो कचरा उसके घर से बाहर निकलेगा तो वो समुदाय के द्वारा ही निस्तारित किया जाएगा। उसके लिए कोई एक माकूल व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पे ठोस और तरल कचरा का प्रबंधन उस दौर में भी करने की बात थी। ये बात कही जाती थी कि भाई घर से अगर गीला कचरा निकला है तो अपने जानवरों को खिला दें, बकरियां हैं या गाय हैं या पशु, उनको दे दें। या वैसा कचरा है जो आपके स्तर पे निस्तारित नहीं होगा, तो पंचायत ऐसी कुछ पॉकेट्स बनाती थी हर फला में, महल्ले में, जहाँ पे इन कचरों को एकत्रित किया जाता था। हालांकि बहुत सुनियोजित तरीके से तो नहीं करते थे, लेकिन शुरुआत के दौर से ही ये चीज़ें रही हैं। आज के दौर में इस पर काफ़ी जोर है। ठोस कचरा, तरल कचरा के रूप में लोग अलग अलग करने लग गए हैं, खाद भी बनाने लग गए हैं, उन चीज़ों की आर्थिक वैल्यू निकल के आ गई है जो बिकने भी लग गए हैं। और पंचायतें आज के दौर में जो ऐसा कचरा है जो निस्तारित नहीं होता है उसको कलेक्ट करती हैं अपने स्तर पे, फिर वहाँ से ब्लॉक के लेवल पे रिसोर्स रिकवरी सेंटर बने हुए हैं सरकार के द्वारा हर ब्लॉक लेवल पे, तो वहाँ जाते हैं और वो उसको आगे निस्तारित करने का काम कर रहे हैं। तो ये दोनों स्तर पे, मतलब व्यक्ति के स्तर पे भी ये और पंचायत के स्तर पे और ब्लॉक के लेवल पे यहाँ तक, और ठीक इसी तरह के कार्यक्रम शहरों में भी संपादित किए जा रहे हैं। शहर के कचरे को मतलब हर लेवल पे अब काम किया जा रहा है। शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए काम अभी हो रहा है। बिल्कुल। जब हम पहले शुरुआती है जो अपना स्वच्छ भारत मिशन चला, तो शुरुआत में जो ध्यान दिया गया वो ध्यान दिया गया कि हमारा जो खुले में शौच करने का है, तो इस चीज़ पे हम कैसे पाबंदी लगाएं और कैसे हर घर में शौचालय बने और सभी हैं जो शौचालयों का प्रयोग करें, तो इस पे ध्यान दिया गया। तो आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश के सभी जो भी गांव हैं वो सब PDF घोषित हो चुके हैं कि अब खुले में शौच मुक्त भारत हो चुका है। लेकिन आगे अब इसमें नया क्या जुड़ा है, किस उद्देश्य को लेकर काम किए जा रहे हैं, और जो शौचालय बन चुके हैं अब उनकी मरम्मत का काम है या उनकी साफ सफाई है, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? जी मनीषा जी, जैसा कि आपने बताया, स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला चरण था उसमें खुले से शौच मुक्ति का अभियान था कि हर घर, हर व्यक्ति तक
शौचालय बने, साफ़ सुथरा शौचालय बने और उसका उपयोग करें। इसी को ओपन डेफिकेशन फ्री या ODF नाम दिया गया और मार्च 18 तक राजस्थान ने इस लक्ष्य की पूर्ति कर ली। इसके बाद में जैसा कि आपने बताया कि शौचालय बन गए, लेकिन उनका स्थायित्व, उनकी निरंतरता एक बड़ा चैलेंज था, एक चुनौती थी। SBM के द्वितीय चरण में इस चीज़ पे ध्यान दिया गया कि किस तरीके से जो शौचालय बने हैं उनमें एकल पिट की जगह ट्विन पिट शौचालय बने। यदि वो शौचालय प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो रेट्रोफिटिंग के माध्यम से उनको सही कराया जाए। उसके साथ ही सामुदायिक शौचालय बनाने का भी काम किया, जिन्हें सामुदायिक स्वच्छता परिसर या CSC नाम दिया गया। शौचालय बनाना, उनको उपयोग में लेना एक बड़ा जागरूकता का विषय है। इसके लिए तरह तरह के मोटिवेशन के कार्यक्रम किए जाते हैं, नुक्कड़ नाटक, स्थानीय विद्यालय, आंगनबाड़ी और ग्रामीण जन के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करके उनको शौचालय का उपयोग करने के लिए सरकार प्रयास करती है जी। इसके साथ ही SBM का जो द्वितीय चरण आया उसमें केवल शौचालय का निर्माण या उनकी निरंतरता ही नहीं, बल्कि एक दृश्यमान स्वच्छता की भी बात आई कि गांव साफ सुथरा रहे, कहीं भी गंदगी के ढेर नहीं रहे। इसके लिए भी कई प्रकार के कार्यक्रम इसमें किए जा रहे हैं जी। तो जब बात आई कि हर घर में शौचालय हो, और पहले जो ये स्थिति थी कि महिलाओं को भी बाहर जाना पड़ता था और अब हर घर शौचालय हैं, तो ये तो हम कह सकते हैं कि हम बीमारियों से बचे रहेंगे, गंदगी से बचे रहेंगे अगर हम शौचालयों का प्रयोग करेंगे। यहाँ महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी कितना बदलाव आया? देखिए, शौचालय बनने से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले खुले में शौच जाती थी तो महिलाओं की कहीं ना कहीं सुरक्षा का एक बड़ा कारण था। इसके अलावा एक गरिमा का भी बड़ा विषय था। शौचालय बनने से आज महिलाएं खुले से शौच में जो है जाने से रुकी है, इससे उनकी गरिमा तो बढ़ी है। इसके अलावा जो छोटी मोटी घटनाएं कहीं बाहर खुले में शौच के कारण होती थी, उन पे भी पूरी तरह रोक लगी। और एक अगर हम जानना चाहें, स्वच्छता में पानी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण? पानी, देखिए, व्यक्ति जब जंगल से निकल के ज़मीन पे आया तो उन्होंने अपनी बस्तियां वहीं बसाई जहाँ पे पानी था, चाहे वो नदी के किनारे हो चाहे तालाब के किनारे हो, क्योंकि उनको पीने के लिए पानी की आवश्यकता थी। जब कालांतर में उन्होंने खेती चालू किया तो भी पानी के बिना खेती संभव नहीं थी। तो उस समय चूँकि हम जंगल में रहने वाले थे, हमारा प्रतिरोधक क्षमता उसी के हिसाब से था, तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आज का दौर में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया है और जो पानी के स्रोत है बहुत ही कम मात्रा में जो पीने का पानी है हमारे पास उपलब्ध है, तो उसके दूषण की संभावना बढ़ गई है। और जब हेवी रेन होता है, अगर हम खुले में शौच कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सारा का सारा कचरा पानी के साथ मिलकर के ज़मीन के अंदर जाता है और एक्वेफर में जाकर के वो स्टोर होता है। देन आप निकाल के उस पानी को पीते हैं तो आपको बीमार होने की संभावना रहती है। तो 40% जो ग्रामीण भारत में जो बीमारियां होती है वो आपके पानी के दूषण के कारण होती है, और 40% बीमारियां जो और भी है, जो बाहरी बीमारियां हैं, जो जिसको हम ट्रीटमेंट से सही कर सकते हैं, तो ये होती है। तो सरकार ने इसको शुरुआत में ही आइडेंटिफाई किया और उसने ये सुनिश्चित किया, अपने कार्यक्रम का एक घटक भी था कि पेयजल पानी का निस्तारण हम अच्छा से करेंगे, रख रखाव बेहतर तरीके से करेंगे। तो शुरुआत के दौर में हम लोग इस पर बात करते थे कि पानी हैंडपम्प से लाएं तो पानी को ढक के लाएं, और घर में लाने के बाद में पानी का जो स्टोर है ज़मीन से ऊपर हो और उसमें ढक्कन लगा के रखें, और डंडीदार लोटा का इस्तेमाल करें। क्योंकि हम अक्सर राजस्थान में लोटा से पानी पिलाने की परंपरा है। हम हमारे मेहमान को भी, जो अतिथि आते हैं उनको भी हम लोटा में हथेली पे रख के लोटा से जल परोसते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या थी कि लोटा को जैसे आपने डुबोया तो जो पानी साफ लेके आए थे आप हैंडपम्प से, तो आपके हथेली में जो भी दूषण है वो उसके पेंदे में लगेगा, और फिर दोबारा वो लोटा जब उस मटके में जाएगा तो आपके हाथ का दूषण से वो पानी दूषित होने की संभावना है। तो उस लेवल पे बात करी गई, प्लस साथ में ये भी बात की गई कि भाई ये पानी का पॉट छूना है या बर्तन छूना है या कुछ खाने का काम करना है तो उसके पहले अपने हाथ को हम क्लीन करेंगे। तो हैंड वॉश पे बड़ा जोर दिया गया, और स्कूल से लेकर सब जगह, सरकारी दफ्तरों में सब जगह इसके कैंपेन चलाए गए कि हाथ धुलाई करनी है। कैसे हाथ धुलाई करने, इसके बहुत सारे चरण हैं, उन चरण को लेते हुए हाथ धुलाई करके सीखना है स्कूल में। तो बहुत इस पे जोर दिया गया, और इस कार्यक्रम में बच्चों को ये माना गया कि वो कैटलिस्ट हैं, मतलब उत्प्रेरक का काम करेंगे। अगर बच्चे को अगर 5-6 साल तक जब वो स्कूल जाना चालू करते हैं और प्राइमरी तक पढ़ते हैं, तब तक अगर ये सब सारी चीज़ें सिखा दी जाए, जब वो पंचायत का नागरिक बनेंगे तो इन छोटी मोटी चीज़ों को फिर बताने समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे बड़े कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बदलाव आया, लोगों ने पानी ढक के रखा, साफ़ पानी पी रहे हैं। एक और एग्जाम्पल राजस्थान का मैं बताऊंगा आपको। राजस्थान में 2 ऐसे ज़िले थे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर,
इन दोनों जिलों में नारू नाम का एक रोग होता था। तो नारू के जो कीड़े होते थे बैक्टीरिया, वो पानी में, क्योंकि उस इलाके में लोग तालाब का पानी पीते थे, तो तालाब के पानी में वो कीड़े होते थे और वो पानी के द्वारा घर पे आते थे और उनके शरीर में जाते थे। तो नारू रोग ऐसा था कि जिसकी वजह से काफ़ी लोग बीमार होते थे और उनके शरीर से ना टेप वर्म निकलता था, नसों में वो जाके बैठ जाते थे। निकालने के बाद में लंबे लंबे टेप वर्म निकलते थे। तो बड़ा सफल सरकार ने अभियान चलाया, इससे उन्मूलन हो गया। उन्मूलन में भी वही काम किया उन्होंने, कहा कि पानी को छान के पियोगे, 6-7 अस्तर के सूती कपड़े को आप मोड़ लीजिए और उससे पानी को छानिए और तब मटके में स्टोर कीजिए, देन उसको पीजिए। तो साफ करके पानी पीने का कॉन्सेप्ट शुरुआत से, मतलब से करीब 25-30 साल पहले से लोगों के जन्म में बिठाई गई और अभी भी कम वो बेस वो है ही है, जिसको हम लोग अपना रहे हैं और स्वस्थ हैं। बिल्कुल, मतलब अपने आसपास और खुद की सफाई के साथ साथ हमें पानी भी है वो अपना साफ इस्तेमाल रखना चाहिए। और चूंकि पेयजल डिपार्टमेंट है, बाकी के राज्यों में तो देखिए स्वच्छता और पानी दोनों एक ही महकमे के पास में है। जो जल वाला जो मंत्रालय है, पेयजल मंत्रालय है, जिलों में, राज्यों में वही है। राजस्थान और 1-2 और राज्य हैं जहाँ पे स्वच्छता अलग है, पानी अलग है। तो पेयजल वालों की भी जिम्मेदारी वही है कि जितने भी सराउंडिंग में पेयजल के गांव में स्रोत हैं, उसके आसपास में वर्षा से ठीक पहले सैनिटेशन ड्राइव चलाएं और आसपास जो हैंडपम्प की जो गंदगी इसको दूर करें और कोई गड्ढा वड्ढा उसको भर के बंद कर दें ताकि पानी स्टोर नहीं हो वहाँ पे, ताकि क्लीन वाटर लोगों को मिल सके। अभी अपना स्वच्छता सेवा पखवाड़ा हमने मनाया, तो उसके अंतर्गत किस किस तरह के कार्य उसमें किए गए? स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में अब की बार स्वच्छता उत्सव के नाम से स्वच्छता का एक उत्सव के रूप में मनाने के रूप में थीम पे काम किया गया। और इसमें महत्वपूर्ण ये था कि कचरे के ढेर को चिन्हित किया जाए, चिन्हित करके और एक निश्चित टाइम पीरियड में उनको साफ किया जाए। एक बड़ा अभियान था। राजस्थान ने इसमें करीब 1.25 लाख के करीब ऐसे कचरे के ढेर चिन्हित किए प्रत्येक ग्राम पंचायत में, ग्राम स्तर पे, और उनको सफाई की। इसके अलावा लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, स्वच्छ सुजल गांव बनाने के लिए, एक ग्रीन स्वच्छ उत्सव मनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम किए। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर आयोजित किए गए और जगह जगह जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारे राजकीय कर्मचारी, स्कूल के बच्चे, इन सब ने तरह तरह की गतिविधियां आयोजित करके और जागरूकता का फैलाने का काम किया। जैसा कि ये अभियान अभी चल रहा है SBM फेज़ 2 का, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ जैसे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, घर घर कचरा संग्रहण का एक बड़ा अभियान चल रहा है कि किस तरीके से हर घर तक कचरा संग्रहित किया जाए। तो हम लोगों ने प्रयास किए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए। इसके साथ ही सामुदायिक स्वच्छता परिसर है वो सभी क्रियाशील हो, उसके लिए सभी ग्राम पंचायतों ने प्रयास करके और सभी CSC को ठीक किया। ऐसे ही जो हमारे कचरा संग्रहण स्थल है राजस्थान में, जिन्हें RRC कहा जाता है, उनको भी हमने क्रियाशील किया। साथ ही चूँकि कचरा संग्रहण के केंद्रों पे कचरे का पृथक्करण के बाद में उसमें प्लास्टिक का जो वेस्ट निकलेगा उनको हम लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट पे लेके जाएंगे। तो ब्लॉक स्तर पे ऐसी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बन रही है, उनकी स्वीकृतियाँ जारी करने का काम इस अभियान में किया। और साथ में राजीविका की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और जो हमारे अन्य कोई कपड़े के थैले बनाने वाले, कागज़ के थैले बनाने वाले, उनको भी मोटिवेट किया कि प्लास्टिक की थैलियों का या प्लास्टिक कचरे को हम कैसे मुक्त करके प्लास्टिक मुक्त राजस्थान बनाए और इसके विकल्प के तौर पे हम कपड़े के और कागज़ के थैले भी बना करके लोगों को प्रोवाइड कराएं। लोगों में जागरूकता का भी इसका भी काम किया। इसके साथ ही हमारी जो गोवर्धन परियोजनाएं हैं उन पे भी हमने कंप्लीशन का काम करने के लिए प्रयास किए। मुख्य तौर पे मनीषा जी कह सकते हैं कि ये स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा है, इसमें उन सभी कामों को जो स्वच्छ भारत मिशन के 2य चरण में है कि किस तरीके से हम एक ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करके हमारे गांव को साफ सुथरा बनाएं, दृश्यमान स्वच्छता बनाएं, इसके लिए काम किए गए। और मैं कहता हूं कि 1 करोड़ से अधिक लोगों ने इस अभियान में बड़ी सहभागिता की, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, जनप्रतिनिधि हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो या जागरूक व्यक्ति हो, सभी ने अपना किसी न किसी तरीके से इसमें योगदान किया। और राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार के जो भी निर्देश थे उसके हिसाब से राज्य ने पूरी पालना करके इस अभियान को सफल बनाया। बिल्कुल, प्लास्टिक कचरे की जहां बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा नुकसान शायद पर्यावरण को अपना ये प्लास्टिक कचरा है वही पहुंचा रहा है, हमारे स्वास्थ्य को भी कैसे प्रभावित कर रहा है? वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहिए। देखिए, सरकार ने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 50 माइक्रोन से जो कम वाले पतले वाले प्लास्टिक हैं उस पर सरकार ने अब से 3-4 साल पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है।
लेकिन किसी न किसी रूप में ये प्रतिबंध उतने कारगर नहीं। शुरुआत के दिनों में तो काफ़ी इसका प्रभाव नज़र आया, धरपकड़ भी की गई, लेकिन अमूमन फिर बाज़ार में वापस वो मतलब पॉलीथीन में लोग सामान बिकने लग गया, लोग लेके जाने लग गए। तो इसको हम लोगों को दो स्तर पे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम स्वयं भी अगर हम याद करें अब से 15-20 साल पहले के दौर में तो हम झोला लेके बाज़ार जाया करते थे, सारी सामग्री हम झोला में लेके आते थे। तो हमें भी खुद के स्तर पे भी बदलने की ज़रूरत है। और पंचायत के स्तर पे पंचायत को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उनको अपने प्रस्ताव में इसको पास करना पड़ेगा कि उनके क्षेत्र में जो भी वेंडर्स है, जो दुकान है, छोटे मोटे राशन की खूब दुकानें होती हैं, तो वो पॉलीथीन में कोई सामग्री किसी भी क्रेता को ना दें जो ही खरीदारी करने जाता है। तो एक तो फिर वापस हम झोले के संस्कृति की तरफ लौटेंगे, और जो झोला बनाने वाला जो लोग भी चाहे जी ग्रुप की महिलाएं बना रही हो तो उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। प्लस दूसरा, पंचायत में सबसे बड़ी संकट की स्थिति ये आती है जब हम कोई पार्टी करते हैं जिसमें 50-100 लोग, 200 लोग, या कोई शादी का समारोह है उसमें ये फंक्शंस होता है, तो प्लास्टिक के अलावा हम लोग थर्मोकोल के प्लेट्स में खाने में आजकल काम में ले रहे हैं। और जो खाने के बाद हम लोग कॉफ़ी पीते हैं तो वो स्टायरोफोम के बड़े सुंदर से कप होते हैं, हल्का सा वो, उसमें हम कॉफ़ी पीते हैं। और ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो 500 वर्षों तक नष्ट नहीं होती। ज़मीन में जहाँ जाती है ज़मीन को प्रदूषित करती है, ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है उसको किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है। तो पंचायत बहुत आसानी से ऐसे प्रस्ताव लेकर के, जो टेंट वाले हैं, जो ऐसे फंक्शन पार्टी में सामियाना वाले सामान देने वाले जो लोग हैं, उनको पाबंद कर सकती है कि वो स्टील के बर्तन ही काम में लें शादी वाद के खाने वाने के लिए। जो दुकान आसपास में जो ये प्लास्टिक की बर्तन बेचते हैं या कप बेचते हैं उनको भी प्रतिबंधित करें। उसके बदले में वो हैंडमेड जो पत्ते दाने धोने और पत्तल वाले हैं उसके अच्छे प्लेट आने लग गए हैं। बहुत सारे आधुनिक प्लेट भी आ गए हैं जो कन्वर्ट होकर के खाद में तब्दील हो जाते हैं। तो वैसे चीज़ों को अगर हम लोग काम में लेंगे तो हमारा पर्यावरण भी बचे रहेगा और हमारी स्थितियाँ भी अच्छी होंगी और प्लास्टिक मुक्त की दिशा में हम जाएंगे। और घरों में सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और मैं जोड़ दूँ यहाँ पे कि अमूमन सब लोग घरों में फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। सभी के घरों में प्लास्टिक के बोतल होंगे, नीले प्यारे से अलग अलग कलरफुल बोतल होते हैं और सालों तक हम लोग उसको रिप्लेस नहीं करते। उसमें सबसे बड़ा संकट क्या है कि जैसे ही आप उसमें आरओ का पानी डालते हैं तो आरओ का पानी हाइपर एक्टिव होता है। तो जैसी बोतल में आपने भरा तो पानी बोतल के इनर लेयर का जो अंदर का जो सतह है उसको ना वो मेल्ट करती है, गलाती है धीरे धीरे, वो पानी में मिलता है। और पानी में मिलता है, उस पानी को आप पीते हैं तो आप पर सीप के साथ में कम से कम 50-100 पीस छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स आपके शरीर में तो जा वो भी हमें कैसे न कैसे नुकसान पहुंचा बिल्कुल जा रहे हैं। तो ये तो प्लास्टिक का हम नुकसान यहाँ पे समझ में आया और उसका विकल्प कितना ज़रूरी है वो भी वीरेंद्र जी आपने बताया। इसके साथ साथ जैसे कचरे के निस्तारण की हम बात कर रहे थे कि कैसे पृथक करके और उसे हम निस्तारित कर रहे हैं, वैसे ही घरों से जो पानी निकल रहा है, चाहे हम नहाने के बाद जो पानी बचता है बाथरूम से निकलेगा, या हम किचन की बात करें, किचन से हम बर्तन धोएंगे वो भी पानी बाहर निकलेगा, तो वो ये बाहर जाके भी गंदगी फैलाएगा, गीला या कीचड़ होगा। तो उसका रोकने का क्या है और कैसे हम उसको रीयूज़ भी अगर कर सकते हैं तो किस तरीके उस पर काम किया जा रहा है? मनीषा जी, ये इस वाटर को ग्रे वाटर के नाम से जाना जाता है। घरों से निकलने वाला, चाहे वो किचन का पानी हो या बाथरूम का पानी हो, इसके लिए भी हम लोग इस पर विशेष प्रयास कर रहे हैं ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए। और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार इसके लिए कई तरीके की तकनीक का उपयोग करती है। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों को जागरूक करते हैं कि वो घर में किचन गार्डन बनाएं, छोटे छोटे सब्जियों के इस तरीके से वो क्यारियाँ बनाएं और उनमें अपने नहाने का पानी उसमें ले या पेड़ पौधों में दें। इसके साथ ही सोखता गड्ढों का भी जो है राज्य सरकार एक विशेष अभियान चलाया है। यदि 4-5 घरों की आबादी है तो उनके आसपास के घरों को मिला करके एक मैजिक पिट या सोक पिट बनाया जाता है। इससे ज़्यादा यदि घर है तो कम्युनिटी सोक पिट पूरी कम्युनिटी के लिए बनाया जा रहा है। तो मैजिक पिट और सोक पिट के माध्यम से हम उनके घरों के पानी को कहीं न कहीं एक जगह एकत्र कर रहे हैं और उससे पानी रिचार्ज भी हो रहा है। इसके साथ ही यदि गांव की आबादी ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो हम एंड पॉइंट पे सॉल्यूशन करते हैं। उसमें हम लोग कुछ डिवार्ट्स या हम लोग कुछ अन्य तकनीकी होती है ग्रे वाटर मैनेजमेंट की, जिसमें पानी को फिल्टर करके रीयूज करने का काम होता है। उन तकनीकों के माध्यम से भी हम कुछ पंचायतों ने राजस्थान में भी WSP के नाम से वाटर स्टेबलाइजेशन टैंक बनाए हैं और उन टैंक में भी पानी को जगह जगह फिल्टर करके और पानी को वापस रीयूज किया जाता है। ऐसे ग्रे वाटर के लिए सरकार बड़ी सावचेत है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का इस पे विशेष फोकस है
कि राजस्थान में ग्रे वाटर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकों का प्रयोग करके हम गाँवों को साफ़ सुथरा बनाएं। बिल्कुल, तो मतलब पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार तो प्रयास कर ही रही है, उसके साथ ज़रूरी है कि हम सब मिलके इसमें अपना योगदान दें, अपनी जिम्मेदारी से बढ़ाएं, तभी हम अपने इस जो मिशन को, स्वच्छता मिशन को है, हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो मुरारी जी और वीरेंद्र जी आप आए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे इस वादे के साथ, दीजिए विदा, नमस्कार। नमस्कार।